हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम की। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास जैसे पहले 9 प्लैनेट थे, बट मैंने बताया कि प्लूटो को हटा दिया था। तो क्यों हटाया था और क्यों अब उसको क्या है ना, उसको छोटा ग्रह बोला जाता है। ठीक है, तो क्या क्या रीज़न था। देखो बात क्या थी। एक संस्था है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, इस संस्था की बैठक हुई 2006 में प्राग में, और इसमें ये डिसीजन लिया गया कि अब प्लूटो जो है वो प्लेनेट नहीं रहेगा। उसका रीज़न क्या था। अच्छा, पहले हम ये बताते हैं कि प्लेनेट होने के लिए शर्त क्या है। तो देखो, अगर कोई किसी भी को भी हम अगर प्लेनेट डिक्लेयर करेंगे ना, तो उसका सबसे पहली बात तो उसके पास इतना ग्रेविटेशन फोर्स होना चाहिए, उसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो अपने आप को गोल रूप में बनाए रखे। ठीक है ना, अपना जो उसका गोल रूप है ना वो बनाए रखे, उसका गुरुत्वाकर्षण इतना होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि उसको सूर्य का चक्कर लगाना चाहिए। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए। ओके, एंड थर्ड बात ये थी कि उसके आसपास ना, मतलब कुछ ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, मतलब उसके आसपास का एरिया है साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, साफ सुथरा होना चाहिए आसपास का एरिया। ओके, तो ये तीन शर्तें हैं कोई भी प्लेनेट होने के लिए। अच्छा एक मिनट, आप ना यहाँ मैप पे आओ। देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये जुपिटर है। अच्छा देखो, ये अपना गोल रूप बनाए हुए है ना, बनाए हुए है। अच्छा, दूसरा इसका अपना खुद का ग्रेविटेशन फोर्स भी है। अगर इसका खुद का गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो सूरज अपना खींच ना लेता अपने गुरुत्वाकर्षण बल से, और ये सूरज में मर्ज ना हो जाता जाके। बट ये अपने कक्ष पे ही चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये सब ना अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। देखो जैसे, अच्छा थोड़ा सा और वो करते हैं। देखो ये है मरकरी। अब मरकरी का ऑर्बिट ये है। ठीक है, और ये है वीनस का ऑर्बिट ये है। ऐसे ही अर्थ का ऑर्बिट ये है, मार्स का ये है। ऐसे हर प्लेनेट का अपना ऑर्बिट है जिसमें वो सूरज के चारों तरफ अपना चक्कर लगाते हैं। कोई भी ग्रह दूसरे के ऑर्बिट में जा कर के राउंड नहीं लगाएगा। और जो प्लूटो था ना वो यही कर रहा था। वो क्या कर रहा था, जो वीनस है ना उसके, हाँ सॉरी, हाँ नेपच्यून के उसमें राउंड कर रहा था। वो नेपच्यून के जो है ना ऑर्बिट में घूम रहा था वो। ठीक है, उसमें क्रॉस करके उसको जाता था, इस वजह से उसको हटा दिया। ठीक है, तो ये देखो, ये प्लेनेट होने के लिए शर्तें थी, और इसी बेस पर ये डिसाइड की 2006 में प्राग सम्मेलन में। ठीक है, तो तब इस बेस पर फिर अब हमारे कितने प्लेनेट बच गए हैं, 8 प्लेनेट बच गए हैं। ये देखो आप, मरकरी, ठीक है, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, अच्छा अब बात आती है इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट की। ठीक है, तो देखो जो मार्स तक जो है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको तो हम बोलते हैं इनर प्लैनेट। ये क्या है, इनर प्लैनेट है। ठीक है, उसके बाद जो आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये आते हैं आउटर प्लैनेट। ये इनको क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट। ठीक है, अच्छा अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सूरज के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, सन के सबसे नज़दीक प्लैनेट कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, मरकरी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सबसे दूर प्लैनेट कौन सा, तो आप क्या बोलोगे, नेपच्यून। ठीक है, वरुण बोलोगे। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछे कि साइज में सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको साइज में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, जुपिटर दिख रहा है ना, तो क्या हुआ, जुपिटर। अच्छा अगर आपसे ये पूछे कि कौन से प्लेनेट के चारों तरफ रिंग है, ठीक है ना, छल्ले हैं, गोलाकार छल्ले हैं, तो देखो ये सैटर्न के चारों तरफ छल्ले हैं ना। ये ना मीथेन के काफ़ी, मतलब इनको वलय बोलते हैं, वलय। ये प्रकाशमान है थोड़ा सा ऐसे ही। तो देखो ये है इसकी रिंग, सैटर्न की, शनि की। ओके, अच्छा अगर आपसे ये पूछ ले कि पीला ग्रह कौन सा है, तो येलो दिख रहा है ना आपको कि कौन सा है, शनि। आपसे पूछे कि नीला ग्रह कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, अर्थ। अर्थ नीला क्यों है, पानी की वजह से ये नीला दिखाई देता है ऊपर से, इस वजह से इसको नीला बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट। ओके, अगर आपसे पूछे कि लाल ग्रह कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, मार्स। आयरन ऑक्साइड की वजह से जो मंगल ग्रह है वो लाल दिखाई देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लाल ग्रह।
मंगल प्लेनेट का दूसरा नाम क्या है? लाल ग्रह। मंगल मार्स अभियान, अभी याद आ रहा होगा ना आपको, देखो अक्षय कुमार की मूवी भी आई थी हमारे मंगल अभियान के ऊपर। मतलब मंगल पर जा तो वैसे 3 कंट्री और भी चुके हैं, बट पहली बारी में जो सफलता प्राप्त करे और सबसे सस्ता मिशन था ये हमारा, इस वजह से ये मिशन काफ़ी फेमस रहा। ठीक है, इसमें ये हमारे खुद का ही इसरो का ही वो था, मिशन था। ठीक है, अच्छा अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन, ये पूछेगा कि जो पृथ्वी है वो सूरज से मतलब अगर दूरी के हिसाब से कौन से नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पर है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा साइज के हिसाब से कौन से नंबर पर, तो आप क्या बोलोगे? 5वें नंबर पर है। ठीक है, आकार की दृष्टि से 5वें नंबर पर है, दूरी की दृष्टि से ये 3rd नंबर पर है। ठीक है, चलो अब ना थोड़ा मोटा मोटा सा ना एक एक प्लैनेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मरकरी यानी कि बुध ग्रह की। ठीक है, अच्छा ये एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि ये सूरज के सबसे नज़दीक है। अच्छा, इसका विशिष्ट देखो, इतना नज़दीक होने के बावजूद भी ये अपने आप को गोल आकार में ढाले हुए है। इसका मतलब समझते हो आप? जो इसका चुंबकीय क्षेत्र है ना वो काफ़ी स्ट्रोंग होना चाहिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग होना चाहिए, तभी तो अपने आप को ये बनाए रखेगा, नहीं तो सूरज इसको अपने अंदर निगल नहीं लेगा। ठीक है, तो इसकी जो विशेषता है वो यही है कि इसका मैग्नेटिक फोर्स काफ़ी अच्छा है। दूसरा, यहाँ पर जो दिन है ना वो काफ़ी गर्म और रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? जो टेम्परेचर में डिफरेंस है, जो तापांतर है, तापांतर पता है किसको बोलते हैं? जो दिन और रात के टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है उसको तापांतर बोलते हैं। तो देखो, दिन में तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली गर्म है और रात में एक्सट्रीमली ठंडा है बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा तापांतर भी किस पर है? बुध ग्रह पर ही है। ठीक है, सबसे नज़दीक भी यही है सूरज के। ओके, अच्छा, और एक क्वेश्चन ये भी है कि सूरज का सबसे जल्दी चक्कर कौन लगाता है? बुध ग्रह लगाता है। 88 दिन लगते हैं इसको सूरज का चक्कर लगाने में। ठीक है, तो मरकरी कंप्लीट हो गया। अब बात, अच्छा एक और, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, मतलब जैसे हमारी पृथ्वी का चांद है ना, तो इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। अच्छा, सेकंड आता है वीनस। अब बात आती है वीनस की यानी कि शुक्र की। इसको क्या बोलते हैं? भोर का तारा, सांझ का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ऐसे बोलते हैं ना। अच्छा, फिर एक बात हो रहा है शुक्र ग्रह की, जैसे सारे के सारे जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, बट ये वीनस और यूरेनस जो है ना वो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। इनकी क्लॉकवाइज दिशा है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज, बाकी सारे प्लेनेट एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। और एक क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो सबसे नजदीक है वीनस। ठीक है ना, शुक्र ग्रह। इस मतलब पृथ्वी के जैसा ही है ये, आकार में, घनत्व में, कुछ कुछ चीजों में पृथ्वी के जैसा ही है, बट इस पे जीवन नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए इसके। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है और इसको, ये सबसे ज्यादा चमकीला है, मतलब सबसे ज्यादा आप देख सकते हो इसको, तो जैसे नंगी आंखों से दिख जाएगा ये आसमान में, और सबसे ज्यादा गर्म भी यही है। ठीक है ना, अच्छा, थर्ड आती है अर्थ। अर्थ के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, अभी पहले मोटा मोटा बाकी ग्रह के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है मार्स की। मार्स के बारे में देखो, वैसे किसी को नहीं पता होगा ना, बट अब जो अक्षय कुमार की मूवी आई थी मंगल में अभियान, उसको आप देख सकते हो, उससे पता चल ही जाता है। तो ये है हमारा मंगल ग्रह, इसको हम रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। मैंने बताया कि आयरन ऑक्साइड यहाँ पर ज़्यादा है, आयरन ऑक्साइड की वजह से इसको लाल ग्रह बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना 25 डिग्री झुका हुआ है अपने कक्ष पर। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पर दिन और रात भी बनते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी कितने झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने कक्षा तल पर। ठीक है, तो ये 25 डिग्री झुका हुआ है, और ये झुकी हुई है ना, इसी वजह से यहाँ पर दिन रात और जो ऋतुएं हैं वो बनती है, और ऐसे ही यहाँ पर भी बनती है, मार्स पर भी। अच्छा, एक बात और बताती हूँ, मार्स पर ना हमारी जो माउंट एवरेस्ट है उससे 3 गुना ऊंचा पर्वत है। समझ रहे हो आप? मतलब पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसका नाम है निक्कस ओलंपिया। क्या नाम है? एक बार मैं लिख के बता देती हूँ आपको, उसका नाम है निक्कस ओलंपिया। ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है भाई, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है निक्कस ओलंपिया। ये पर्वत है, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा है। अच्छा, सेकंड आता है कि यहाँ पर एक वोल्केनो भी है, ज्वालामुखी भी। ठीक है, वो भी पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा है, उसका नाम है ओलंपस मेसी, ओलिपस मेसी, सॉरी ओलिपस मेसी। ये भी ना पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो है, और ये जो पर्वत है ये भी पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पर्वत है। हमारी माउंट एवरेस्ट
का 3 गुना लगा लो आप, ये इतना ऊंचा पर्वत है, ठीक है। हाँ, अब जो बाकी देखो, जो मरकरी था, वीनस था, यानी कि बुध और शुक्र ग्रह थे, उनका तो कोई उपग्रह नहीं था ना, कोई चांद नहीं था, लेकिन मंगल ग्रह के 2 चांद है, ठीक है, फोबोस और डोमोस। इनके नाम आप ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, मंगल ग्रह के चांदों का नाम, ठीक है ना, सैटेलाइट मतलब उपग्रह का नाम फोबोस और डोमोस, ठीक है। ये 2 उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है जुपिटर। देखो जुपिटर, एक क्वेश्चन तो यही है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो है जुपिटर, ठीक है। ये सबसे बड़ा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा, एक बात और, ये इतना बड़ा अपना आकार समेटे हुए है और फिर भी एक बना हुआ है, मतलब टूट नहीं गया ये बीच में से। इसका रीजन पता है क्या होगा, इसकी जो घूर्णन गति है वो मतलब बहुत इतनी तेज होनी चाहिए कि इसके जो बॉडी के पार्ट है ना, वो इससे दूर होने ही ना मिले, समझ रहे हो आप। ये इतनी तेजी से घूमे कि अलग ही ना होने पड़े। इसका मतलब क्या है, इसको जो अपने चारों तरफ घूमने में ना, अपने घूर्णन करने में इसको सिर्फ 10 घंटे लगते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है ना, इसको सिर्फ 10 घंटे लगते हैं, ठीक है। कितने लगते हैं, 10 घंटे। लेकिन जब ये सूरज का चक्कर लगाता है ना, अपने इस ऑर्बिट में जाकर के जब सूरज का चक्कर लगाता है, तो तब इसको लगते हैं 12 साल। मतलब अपनी धुरी पर घूमने में इसको कितना लग रहा है, 10 घंटे, और सूरज का चक्कर लगाने में लग रहे हैं इसको 12 साल लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बहुत सारे उपग्रह हैं इसके, तो इसकी तो क्या ही बात करूं। अभी तो इसके मतलब अभी 79 डिटेक्ट हो चुके हैं, 79 चांद है मतलब बृहस्पति ग्रह के पास, ठीक है। इसका जो सबसे अच्छा चांद है वो गैनमिड बोलते हैं उनको, और उसका रंग पीला है, वो सारे उपग्रहों में सबसे बड़ा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम सैटर्न पर, शनि ग्रह पर। देखो, अब ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये है सैटर्न, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा, इसकी विशेषता तो देखो देखो, जिसके चारों तरफ ये वलय है ना, ये प्रकाश की एक वो है, मतलब लाइट चमके हुए पदार्थ हैं ये। तो ये है इसके छल्ले, जो वलयाकार छल्ले हैं ना, ये इसकी विशेषता है, तो ये शनि की। और दूसरा, इसका रंग पीला है, ठीक है, आपसे पूछ लेगा। अब बात आती है इसके उपग्रह की। मेनली क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं मैं बस वही बता रही हूँ, बाकी पूरी रिसर्च नहीं करेंगे हम इसके ऊपर। अच्छा, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछे तो क्या है, शनि, ठीक है, और सबसे बड़ा बृहस्पति था, ठीक है। अब इसके उपग्रह की बात आती है तो टाइटन नाम का इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। वैसे तो इसके भी बहुत सारे उपग्रह हैं, बट एक इसका उपग्रह फेमस है, टाइटन, ठीक है, वो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट आता है यूरेनस, ठीक है, अरुण। अच्छा, ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। देखो, जितने भी बड़े ग्रह हैं ना वो बाद में है, क्योंकि जो भी आउटर वो प्लेनेट है ना, ये सारे ना गैस के बने हुए हैं, इनमें सॉलिड कम ही देखने को मिलेगा आपको। और जो इनर प्लेनेट थे ना, जो मैंने आपको बताए थे पहले, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, वो क्या है, सॉलिड है, उसमें गैस भी है बट उतनी ज़्यादा नहीं है, बट ये तो गैस के गोले ही हैं मेनली, ठीक है। तो अब आते हैं बात अरुण की, ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि बाकी सारे ग्रह जो है ना वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, ठीक है। बट ये एक तो था वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, और एक अरुण यानी कि यूरेनस। वीनस और यूरेनस 2 ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब विपरीत दिशा में घूमते हैं बाकी सारे ग्रहों की, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा ग्रह है कि ऐसा प्रतीत होता है, ये मतलब इतना टेढ़ा हो रखा है कि इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं, मतलब लेटा हुआ दिखाई देता है ये अपनी जगह से, ठीक है, तो इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। और इसके उपग्रह का नाम है टाइटेनिया, ठीक है। देखो, जो शनि था उसका तो था टाइटन, शनि का क्या था, टाइटन, और इसका है टाइटेनिया। देखो, ये टै से ही नाम है इन तीनों उपग्रह के, जो चांद ना इनके नाम टै से ही हैं। इसका तो टाइटन है और इसका टाइटेनिया। अब आती है नेपच्यून यानी कि वरुण की बात, ठीक है। ये हरे रंग का है, हरे रंग का है ये, और इसके उपग्रह का नाम है ट्रिटोन। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है, ये सबसे ज्यादा दूर है, ठीक है ना, सूरज के सोलर सिस्टम में सबसे लास्ट का ग्रह है ये, ठीक है। तो चलो, अब छूटा कौन सा था, अब बात करते हैं हमारी पृथ्वी की, ठीक है, हमारी पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। देखो, ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। ये दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, लेकिन आकार के हिसाब से मैंने बताया था कि 5वां ग्रह है, ठीक है। अच्छा, इसका एक ही उपग्रह है, वो है चांद, चंद्रमा, आप सबको पता है। मतलब प्राकृतिक उपग्रह तो इसका एक ही है, बाकी वैसे तो हमने बहुत सारे सैटेलाइट भेज रखे हैं ना। तो अब बात आती है कि हाँ, इसको नीला ग्रह बोलते हैं पानी की वजह से,
ठीक है। अब ये क्या है, ये अपने कक्षा तल पर ना 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आप ना यहाँ पे देखो, यहाँ आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा। देखो ये क्या है, अपने कक्षा तल पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। और इसकी वजह से जो इसका अक्ष है वो कितने का बन जाता है, 66.5 डिग्री का बन जाता है। और ये जो इसका झुकाव है ना, मतलब सीधी नहीं टिकी, ये थोड़ा झुकी हुई है। इसके इस झुकाव की वजह से ही ना देखो डे लाइट बनते हैं, दिन और रात बनेंगे, ठीक है। अब जब ये अपने उस पर अपने अक्ष पर घूर्णन करेगी ना, उसकी वजह से दिन और रात बनेंगे। और जब सूरज का चक्कर लगाएगी ना, ऐसे इसके घूमने की वजह से जब सूरज का चक्कर लगाएगी तो इसके मौसम और ऋतुएं बनेंगी, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, अब एक बात बताती हूँ। देखो ये अपने अक्ष पर ये कितनी स्पीड से घूम रही है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो मान लेते ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब ये अपने इस अक्ष पर कितनी देर उससे घूम रही है स्पीड से, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के, ठीक है। और इस स्पीड से घूमने में इसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग जाता है? वैसे नॉर्मली आप सबको पता है, इजी वे में तो 24 घंटे में घूमती है। बट बिल्कुल एक्यूरेट अगर टाइम आपसे पूछता है ना, अगर फैक्ट की बात आ जाती है तो देखो ना, आप लूसेंट में दिया हुआ है कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, ठीक है। अगर इतना डीप कहीं पे जाके पूछे तो आप ये देख लेना, और ये फैक्ट आपके लूसेंट में दिया, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये एक चक्कर पूरा करने का एक्यूरेट टाइम है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ऐसे इसकी घूर्णन गति यानी कि दैनिक गति। अब बात आती है जब ये सूरज के चारों तरफ घूम रही है जाके, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा सन है और ये उसके तरफ ऐसे जाके चक्कर लगा रही है, ठीक है। ये हो गया इसका परिक्रमण काल। बताया था मैंने आपको, लास्ट वीडियो में बता रखा है कि घूर्णन काल और परिक्रमण काल क्या बोलते हैं। एक बार और बताती हूँ। जब सूरज के चारों तरफ ये चक्कर लगाती है तो इसको बोलते हैं इसका परिक्रमण काल, ठीक है। और जब ये खुद के ही राउंड राउंड घूमती है ना, अपने ही आप घूमती रहती है, तो उसको बोलते हैं घूर्णन काल, ठीक है। उसको बोलेंगे घूर्णन और इसको बोलेंगे हम परिक्रमण। अच्छा, परिक्रमण कितने टाइम में पूरा होता है? वैसे तो सबको पता है कि 365 दिन, रफली 1 साल इसको ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक्यूरेसी की बात आती है ना, वही बिल्कुल एकदम भाई हमें तो बिल्कुल एक्यूरेट बताना है, तो क्या है 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं इसको। 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। अब एक बात बताती हूँ आपको, यहाँ पर देखो, जैसे पहले साल ये घूमी 365 दिन 6 घंटे, ठीक है। ऐसे ही दूसरे साल घूमी, ऐसे ही तीसरे साल घूमी और ऐसे ही चौथे साल, 4 साल हो रहे हैं। तो देखो ये तो सेम चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये 6 घंटे और ये भी 6 घंटे और 6 घंटे, तो 6 चौका 24 हो गए ना। तो ये मिलके क्या बन गया, 24, हाँ 24 घंटे बन गए, ठीक है। अब 24 घंटे का मतलब आप समझते हो एक दिन बढ़ गया। 24 घंटे का एक दिन होता है ना हमारे यहाँ पर, तो एक दिन बढ़ गया। इसीलिए हर 4 साल में लीप ईयर आता है, जिसमें कि अब ये एक दिन बन चुका है, तो हर चौथे साल कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे साल में। और यहीं से ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। समझ आ गया आपको? आई होप समझ आ गया होगा कि कैसे ये 6 घंटे जुड़ के 4 साल में 24 घंटे बन जाते हैं। 24 घंटे का एक दिन और फिर होता है 366 दिन का एक साल। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी अपना परिक्रमण कितने टाइम में पूरा करती है, तो 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी दिखने में किसके समान है। देखो, शुक्र ग्रह और जो पृथ्वी है ना, वो बिल्कुल एक जैसी सी लगती हैं दोनों। बस बात यह यहाँ पर जीवन है और यहाँ पर जीवन नहीं है, ठीक है। इसको नीला ग्रह बोलते हैं, बताया था पानी की वजह से इसको नीला ग्रह बोलते हैं, है ना। अच्छा, पृथ्वी में झुकने की वजह से जो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, मैंने बताया था आपको, इसकी वजह से दिन और रात भी बनते हैं। और फिर ये ऐसे घूमते घूमते जब 66.5 डिग्री का अक्ष पर बनती है ना, तो उसकी वजह से ऋतु परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। ऋतु परिवर्तन हो जाएंगे। अच्छा, तो ये हो गया हमारा पृथ्वी। अच्छा, एक चीज और देखो, एक फैक्ट और पूछ लेगा, लूसेंट में दिया हुआ है, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। कोई आपसे पूछ ले कि इसका व्यास बताओ, पृथ्वी का व्यास बताओ,
ठीक है। तो इसका विषुवत रेखा ये है हमारी विषुवत रेखा, ठीक है। तो विषुवत रेखा पर तो इसका व्यास कितना है, ठीक है। लेकिन जब ध्रुवों पे बात आएगी तो ध्रुवों पे थोड़ी चपटी हो रही है ना, देखो ये है ना, तो यहाँ पे व्यास कम होगा ना भाई इसकी बजाय, तो देखो आप यहाँ पर कम होगा ना इसकी बजाय, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाता है, 714 हो जाता है, ज़्यादा कम भी नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे दोनों, ठीक है। अच्छा, अभी मतलब सोलर सिस्टम में तो अर्थ के बारे में इतना डिस्कस करेंगे, बाकी और भी बातें हैं बताने के लिए अर्थ में। चलो अब इसके सैटेलाइट मून के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी, फिर वीडियो को एंड करेंगे आज। अच्छा देखो, ये है हमारी पृथ्वी और ये है हमारा चंद्रमा, ठीक है। देखो 15 दिन तो ये बड़ा है और 15 दिन छोटा, मैंने बताया था ना 15 दिन ये छोटे से बड़ा होता जाता है, 15 दिन बड़े से छोटा होता जाता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया है कि जो चांद है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, देखो ये हमारी अर्थ है और ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और ये मून की क्या है, ऑर्बिट है, मतलब इसकी कक्षा है, ठीक है। अब ये पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, ये लेता है 27 दिन और 8 घंटे। ठीक है। अच्छा, ये तो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में ये इतना समय लेता है। अब बात आती है ये अपनी कक्षा पर खुद खुद घूमने में कितना टाइम लेता है, तो भी ये 27 दिन और 8 घंटे का ही समय लेता है। अब देखो जब इसका परिक्रमण काल, मतलब ये देखो जैसे ये चांद है, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, हाँ ये चांद है और ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ है और ये यहाँ पर मान लो आप मून है, ठीक है। तो देखो एक तो ये ऐसे घूम रहा है, अपने ही गुणन कर रहा है, ये भी ये कितने दिन में कर रहा है, 27 दिन और 8 घंटे में। फिर एक ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ऐसे, तो वो भी 27 दिन 8 घंटे में। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसका घूर्णन काल और परिक्रमण काल दोनों बराबर है। अब जब बराबर हुआ तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हमें चांद का एक ही हिस्सा दिखाई देगा, और इसी वजह से हमें चांद का बस 57 या 58% हिस्सा ही दिखाई देता है, और जो बैक साइड है चांद की वो हमें कभी भी दिखाई नहीं देती, और वो सिर्फ एक धूल का मैदान है, जो उसकी बैक साइड है वहाँ पर क्या है, धूल है, जिसको हम शांति सागर बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं शांति सागर। इसके बैक साइड में एक धूल का मैदान है। अच्छा, जो बाकी हमें दिखाई देता है वो तो दिख ही रहा है 57% हिस्सा, बाकी का जो हमें दिखता नहीं है मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा एक बात और, अब चांद का व्यास कितना है, जैसे मान लेते हैं चांद है तो इसका व्यास कितना है, इसका व्यास है 3480, ठीक है, 3480 किलोमीटर, ठीक है। अब बात आती है कि हाँ एक बात है, देखो एक अभियान था अपोलो अंतरिक्ष अभियान, ठीक है ना, नासा का था। ये चांद पे गया और जा करके कुछ जैसे चट्टानों के कुछ टुकड़े लेकर के आया वहाँ से, और जब ये आया और उन पर हमने रिसर्च की तो हमने पाया कि चांद भी उतना ही पुराना है जितनी पुरानी पृथ्वी, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है जो मतलब टूट के अलग हो गया था और फिर बाद में उसका ही ऑर्बिट में उस एक ऑर्बिट में घूमने लगा, मतलब ये भी निष्कर्ष निकालते हैं कुछ साइंटिस्ट, ठीक है। तो यानी कि जितनी उम्र पृथ्वी की है 460 करोड़ वर्ष, ठीक है, उतनी ही उम्र चांद की भी है, ठीक है, उतनी उम्र है इसकी भी। अच्छा अब बात आती है एक घटना का नाम है ब्लू मून, ठीक है ना। अच्छा एक पहले उससे पहले हम देखते हैं सुपर मून। सुपर मून किसको बोलते हैं, सुपर मून वो घटना है जिसमें चांद हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, मतलब अगर रोज वो इतना दिख रहा है ना तो उस दिन वो हमें इतना बड़ा दिखाई देगा। कभी आप देखना कभी कभी चांद ना बहुत ज्यादा चमकीला और बड़ा दिखाई देता है, तो उस दिन वो 14% तो बड़ा दिखता है और 30% वो चमकीला दिखता है, ठीक है। जब भी आपको लगे ना कि आज तो चांद इतना बड़ा दिख रहा है और इतना साफ दिख रहा है और इतना मतलब चमकीला है, तो आप समझ लेना उस दिन सुपर मून की घटना हो रही है, ठीक है। अच्छा ये तो हुई सुपर मून की घटना, ठीक है। एक आता है ब्लू मून की घटना।
आपसे क्वेश्चन में ये पूछ देगा सुपर मून किसको कहते हैं। जब चांद पूरा और अपने आकार से भी बड़ा दिखाई दे, चमकीला दिखाई दे, उसको हम सुपर मून बोलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है ब्लू मून की घटना। जब कभी भी एक महीने में ना 2 पूर्णमासी देखने को मिल जाए, मतलब 2 पूर्णिमा हमें देखने को मिल जाए ना, तो जो दूसरी वाली पूर्णिमा है ना उसको हम ब्लू मून बोलेंगे। ठीक है, उसको ब्लू मून बोलते हैं। वैसे तो महीने में एक पूर्णमासी आती है, बट अगर किसी महीने में 2 पूर्णमासी आ जाती हैं तो जो दूसरी वाली पूर्णमासी है उसको हम ब्लू मून बोलते हैं। अच्छा, अगर किसी साल में मतलब अगर किसी साल में ज़्यादा पूर्णमासी आ जाती है ना तो उसको ब्लू ईयर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ब्लू ईयर बोलेंगे, ब्लू मून ईयर बोलेंगे, सॉरी, ब्लू मून। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है एस्टेरॉयड बेल्ट। देखो ये एस्टेरॉयड बेल्ट लिखी हुई है, ठीक है। आपको एस्टेरॉयड तो दिख नहीं रहे होंगे मैप में, बट यहाँ से समझ लो आप, ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में है ये एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि कोई ग्रह था बट वो विस्फोट हो गया, वो अपने आप को संभाल नहीं पाया, उसके छोटे छोटे टुकड़े एक ऑर्बिट में चारों तरफ घूमने लगे, और उनका ऑर्बिट क्या है? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं ना मंगल और बृहस्पति के बीच में, इन्हीं को क्या बोलते हैं? हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, जब विस्फोट हुआ था, जो हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में जो लोनार झील है ना, उस पर एक एस्टेरॉयड ही पड़ा था करके, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, ऐसा माना जाता है कि वो गिरा था, तो उससे जो वहाँ पर जमीन हटी तो उसकी वजह से ही वो लोनार झील बनी है। ओके, देन आप यहाँ पर देखो, ठीक है, ये आप ना अपने मैप में देख लेना एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी। ठीक है, मंगल और आप अगर पूछे तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो छोटे छोटे टुकड़े सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं उनको हम एस्टेरॉयड बेल्ट या फिर क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक लास्ट बचता है, फिर उसके बाद हम कल से नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। एक है कोमेट यानी कि धूमकेतु। ठीक है, धूमकेतु क्या होते हैं? अब धूमकेतु जो है ये, इसका दूसरा नाम होता है पुच्छल तारा। ठीक है, पुच्छल तारा मतलब क्या है? एक ऐसा तारा जिसकी पूंछ है। ठीक है, ऐसे ये मान लेते हैं कि ये तारा है वो पुच्छल तारा, और ये उसकी पूंछ है। अच्छा, ये गैस का और धूल कणों का बना होता है। ठीक है, बहुत सारे अरबों पिंड होते हैं इसमें। ठीक है ना। अब जो ये गैस है ना, इसकी वजह से इसकी ये पूंछ, जब भी ये सन के नज़दीक आता है ना, तो इसकी पूंछ में जो पार्टिकल है ना वो चमकने लगते हैं। ठीक है, और इसीलिए हमें ये चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, समझ रहे हो आप? एक ऐसा तारा जिसकी पूंछ है, अच्छा, धूल से बना हुआ है, काफ़ी गैसों से, धूल और गैसों से बना हुआ है। ठीक है, जैसे सूरज के नज़दीक आते हैं ये पूंछ चमकने लगती है, और इसीलिए इसको पुच्छल तारा भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, आज से मतलब धूमकेतु भी क्या करता है अपना, काफ़ी टाइम लगता है इसको। एक हेली धूमकेतु आया था, हेली धूमकेतु। ठीक है, इसका जो परिक्रमण काल था ना सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने का, वो 76 साल का था। ठीक है, 76 साल का था। ऐसा बोला जाता है कि जब ये सूरज के चारों तरफ घूमते हैं ना, तब इनकी पूंछ चमकने लगती है। ठीक है। अच्छा, और इसी वजह से इनको पुच्छल तारा भी बोलते हैं। तो चलिए, अब ऐसा बोलते हैं कि ये ना मतलब इनके लौटने का समय ना फिक्स होता है, मतलब कई बार नहीं भी होता और कई बार होता है। तो देखो, ये जो हेली नामक धूमकेतु है ये 1986 में आया था। ठीक है, और इसका जो काल है वो 76 वर्ष का है। तो अगर इससे जोड़े हम तो ये कितना बन गया? इसका मतलब हेली नामक धूमकेतु दोबारा कब दिखेगा? 2062 में दिखेगा। कब दिखेगा? 2062 में, 76 साल बाद। पहले 1986 में दिखा था और अब ये 2062 में दिखाई देगा। जो जो जिंदा होगा हमारे में से वो इसको देख लेगा, जो नहीं होगा वो, चलो कोई नहीं, आपको पता तो चल ही गया है ना कि कब आएगा ये। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कल से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम सोलर सिस्टम फिनिश हो गया है, इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन बता दूंगी मैं जो आए होंगे। कल की वीडियो में थोड़ा क्वेश्चन बता के और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, ओके, गुड लक, गुड स्टडी, थैंक यू सो मच।